होता है, ये निमेटोड्स के लिए काम करता है। और एंटी निमेटोड्स है, मतलब निमेटोड्स को मारने वाला बैक्टीरिया है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इसका पूरा नाम है और हम लोग इसको एजीबीटी कहते हैं शॉर्ट में। तो हाँ जी, तो मैंने इंटरनेट पर ना एक हाउ जीन का की एक बहुत ही मजेदार वीडियो देखी सर, आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या था वो? सर उन्होंने सर गन बम्बार्डमेंट वाला जो वो होता है कंटेनर, वो पूरा दिखाया था ना, उसके अंदर दिखाया था कि कैसे एक रप्चर डिस्क लगाई जाती है जो 650 psi पर तोड़ती है, फिर उसके नीचे जो है आपका डीएनए लगता है, उसके नीचे अच्छा, अनानियन पील लगता है, अनानियन पील के अंदर सारा डीएनए ठीक लगता है। ठीक, अब भेजो मैं भेजो भेजो भेजो, है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है कि देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक निमेटोड है, उसका नाम है एक निमेटोड है, मतलब निमेटोडा जिसको हम एस्केलबेंथीज बोलते हैं आजकल। तो उसका एक मेंबर है, उसका नाम है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये नाम जरूर याद रखना, ये पूछा जा चुका ऑलरेडी, एनसीईआरटी में भी है। मेलिडो मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया। तो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया एक क्या है? ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का निमेटोड है। ये करता क्या है? ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। किन किन प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है? तो टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो हमें पता है अभी तक। पहुंचाता तो और सारों का होगा, तो सोलेनेसी के और सारे मेंबर को भी नुकसान पहुंचाता होगा। तो ये मेनली टोबैको रूट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो टोबैको प्लांट को। हाँ, टोबैको रूट को नुकसान पहुंचाने का काम, है ना। अब क्या होता है कि एक एजीबीटी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, यूज करते हैं, यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वैक्टर्स। तो एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, इसका प्लाज्मिड जो है, तो हमने इसका वेक्टर लिया है ना, तो इसके प्लाज्मिड को हम लोग क्या कहते हैं? एजीबी। तो आप याद रखिए कि एजीबीटी का मतलब होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का प्लाज्मिड, है ना। तो इसका हम लोग प्लाज्मिड ले लेते हैं, एजीबीटी का। सो ये मेलोडोजाइन जो भी है, ये सर टोबैको रूट है, इसका टोबैको रूट का नाम हाँ, है? टोबैको रूट को ये खा जाता है, खराब कर देता है ना। तो अच्छा, टोबैको रूट में चला जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे टोबैको की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो हम से ये लोग क्या करते हैं? वायरस है हाँ क्या? हाँ, वायरस है सर? ना ना ना, ये निमेटोड है भाई, ये निमेटोड है, लिखा ना मैंने, ओके सर, ओके। है ना। तो निमेटोड जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केलमेंथीस, है ना। यस सर, यस सर, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस जिसका मेंबर है वही। तो नहीं, राउंड वॉर्म। यस सर। तो ये एक तरह का राउंड वॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एजीबीटी वेक्टर लेते हैं, है ना। तो एजीबीटी अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा एक्जोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर से हमने एक प्लाज्मिड निकाला है, उसको एजीबीटी प्लाज्मिड या एजीबीटी वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एजीबीटी वेक्टर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस एजीबीटी वेक्टर में क्या करते हैं? निमेटोड स्पेसिफिक जीन
gene is transferred to host plant. तो क्या करते हैं, वो जो निमेटोड है, तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है ना, तो निमेटोड के अंदर जो जीन पाया जाता है उसी की कॉपी वाला एक जीन हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर के साथ चिपका करके होस्ट की सेल में ट्रांसफर करते हैं. क्या किया, निमेटोड का जो स्पेसिफिक जीन है उस एक पर्टिकुलर जीन को हमने लिया, निमेटोड से कट करके निकाल, किसमें जोड़ दिया, एजीबीटी में जोड़, और एजीबीटी की हेल्प से, इस वेक्टर की हेल्प से किसमें ट्रांसफर कर दिया, होस्ट प्लांट में. मतलब किसमें ट्रांसफर कर दिया, टोबैको के प्लांट. मैं लिख देता हूं, मतलब होस्ट हमारा क्या होगा, अब टोबैको को नुकसान पहुंचा रहा है तो टोबैको प्लांट ही हमारा होस्ट होगा, हमने टोबैको के प्लांट में ट्रांसफर कर दिया. अब क्या हुआ, ये जो ये आप मेलोडोगाइनी है, ये क्या करेगा, उस होस्ट प्लांट को खाने का काम करेगा. जब होस्ट प्लांट को खाने का काम करेगा तो अब उसकी सेल्स को खा जाएगा. खाने की वजह से जो होस्ट का है, होस्ट के अंदर जो जीन है वो चला जाएगा किसके अंदर, निमेटोड के अंदर. निमेटोड के अंदर जाने के बाद क्या करेगा कि ये आरएनए इंटरफेरेंस का काम करेगा. तो ये क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, इज प्रोड्यूस्ड. तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसके अंदर प्रोड्यूस कर देगा. डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा ये प्रोड्यूस करने के बाद, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोडक्शन क्या था, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा गया, क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस, यही तो था ना, आरएनए आई. यस सर, तो यस सर. हमने क्या किया, इस नेमेटोड के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया, किसकी हेल्प से, एजीबीटी की हेल्प से. आरएनए इंटरफेरेंस करने की वजह से क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट विल prevent translation, it will prevent translation in nematode and parasite, मतलब nematode parasite will die. तो इस तरह से ट्रांसलेशन को रोकने की जो प्रोसेस थी, तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस को लेकर के, यूज करके ट्रांसलेशन को प्रोड्यूस, मतलब पर्टिकुलर जीन को काम करने से रोक दिया, ट्रांसलेट होने से रोक दिया. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीन साइलेंसिंग कहते हैं. क्या बोलते हैं, जीन साइलेंस. जीन सर. उस जीन को काम करने नहीं दिया, मतलब क्या, साइलेंट कर दिया, सुला दिया हमने. क्या मेरी बात पूरी समझ में आ गई आपको, यस सर. सबको समझ में आ गई भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को. आज कम लोग क्यों आए हुए हैं, सब लोग गायब हैं, और आमना शायद, आमना है नहीं है, आमना काफी दिन से गायब है, मैत्री भी नहीं है, तो देवम है, एक और गायब है, एक और बालक गायब है, कई सारे लोग आज गायब है भाई. चलो, तो वो आप इसको क्या करो ना, इसको आप नोट कर लो, ये सीक्वेंस जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, स्कीमेटिक डायग्राम जो बताया, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें. मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया याद रखना, पूछा जाता है कि एजीबीटी वेक्टर कहां से निकाला जाता है, इसका नाम जरूर भाई याद रखना, क्या कर, किसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी पूछा जाता है. एजीबीटी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन याद रखना. मेलिडोगाइनी का नाम, मेलिडोगाइनी पूछा जा चुका है नीट में. नोट करो, है ना. तो आरएनए इंटरफेरेंस हम लोग लिख रहे थे, है ना, ये मैंने आपको आरएनए इंटरफेरेंस का यूज बताया. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, नोट करो भाई. The RNA interference is a powerful reverse genetic tool, is a powerful
सर आप एक बार प्लीज स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। RNA इंटरफेरेंस इज अ पावरफुल reverse genetic tool, powerful reverse genetic tool, full stop. It is a system, it is a system within living cell that help to control, that help to control activity of a specific gene. Full stop. This method Sir, control. control the activity of a specific gene. Full stop. This method involves participation of double-stranded RNA to silence the expression of targeted gene. Next point. The entire process causes silencing of mRNA. The entire process causes silencing of mRNA, that is prevent translation of mRNA, that is prevent translation of mRNA. Full stop. The source of this double-stranded RNA, the source of this double-stranded RNA could double-stranded RNA could from an infection by सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। the source of this double-stranded RNA could buy from an infection by virus having RNA genome, or it may be from other vector. Next point, last point. One of the most common nematode Melidogyne incognitia, one of the most common nematode Melidogyne incognitia infect the root of tobacco plant, and animals including human being. टोबैको प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग को भी इन्फेक्ट करता है। सॉरी, क्या लिखा? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेमेटोड मेलिडोगाइनी इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये ह्यूमन वाला काट दो, एनिमल और ह्यूमन वाला काट।
एनिमल और ह्यूमन कट कर दो, ठीक है। इन्फेक्ट दी टोबैको सर प्लांट, एल्फा भी कट करना है। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, दैट्स इट। इसके आगे जो लिखा हो काट दो, फुल स्टॉप। दिस infection was prevented by using RNA interference and gene silencing process। ठीक भाई, समझ में आ गया? तो ये था आरएनए इंटरफेरेंस। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना करके आरएनए को आगे ट्रांसलेट करने से रोकना आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। आरएनए ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसको जीन साइलेंसिंग है। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। कई बार बोर्ड में पूछ लिया था 3 मार्कर में, व्हाट इज आरएनए आई प्रोसेस या आरएनए इंटरफेरेंस, या कई बार पूछ लिया था व्हाट इज जीन साइलेंसिंग प्रोसेस। दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको ये पूरी प्रोसेस लिख करके आनी है और आपको करना क्या है, ये फ्लो चार्ट बना देना है और एग्जाम्पल में मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशा का एग्जाम्पल जरूर लिख करके आना, ठीक है। तभी नंबर पूरे मिलेंगे आपको बोर्ड में, इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा जब भी आप बोर्ड का आंसर लिख करते हो। ठीक भाई? यस सर। अब भाई साहब एक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको कि हम लोग ह्यूमिलिन भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, ह्यूमिलिन पूछ लिया था कि व्हाट इज ह्यूमिलिन या जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन क्या है। तो हम आपको पहले वो प्रोसेस बताते हैं भाई साहब कि व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ये बात बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग किताबी बात करेंगे। पहले हम लोग समझने वाली बात करते हैं, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। मैत्री, तुम कहाँ रहती हो भाई, लेट क्यों आती हो ये बताओ। क्यों सर मैत्री? वो ये सर आज हो गई थी सर, आज घर में पूजा थी इसलिए। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं। आमना नहीं आ रही, कहाँ है भाई वो आजकल, किसी को आइडिया है? एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या कुछ उसके? सर हो सकता है, मैं पूछ के बताऊंगी। अच्छा पूछ के बताना भाई, वो कई सारी क्लास में मिस कर दी। सर वो बोली थी कि वो आउट ऑफ टाउन है। अच्छा आउट ऑफ टाउन, ओके। क्योंकि बायोटेक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आपको नीट में बायोटेक और जेनेटिक्स, सबसे पहले जब नीट की तैयारी करना शुरू करो तो पहले आंख बंद करके बायोटेक और जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, है ना, ये 3 चीजें तो आंख बंद करके रख लो। उसके बाद फिर नंबर लगाओ प्लांट फिजियोलॉजी का, फिर एनिमल फिजियोलॉजी। अगर आपने इतना कर लिया तो आप समझिए कि आपने 75% नीट में बिल्कुल स्कोर कर दिया, अगर इतना आपने कर लिया बढ़िया। तो बायोटेक बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए और इसको एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि अप्लाइड पार्ट है बायोलॉजी का, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब बात करते हैं पहले इंसुलिन। तो इंसुलिन भाई लोगों को कहाँ से आता है, किधर से निकलता है? इंसुलिन हमारा हार्मोन है और ये कहाँ से निकल करके आता है? अरे इतना क्या सुन रहा हूँ? पेनक्रियास। कहाँ से आता है अनुष्का? सर पेनक्रियास। हाँ पैंक्रियास से तो आता है, उसके अंदर कहाँ से आता है? मैत्री बोलो बेटा। सर पेनक्रियास। एक घूंसा मारेंगे। पैंक्रियास के अंदर कहाँ से निकलता है? बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने लास्ट ईयर। सर बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। शाबाश, वेरी गुड। यार रिवीजन नहीं किया जा रहा है ना 11th वाले सिलेबस का। देखना मैंने डाइजेशन में ये भी बताया कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स सब बताया है। सब लोग 11th वाले पार्ट का एनिमल फिजियोलॉजी का रिवीजन करेंगे, पढ़ते जाइए। मैंने बताया है कि इस तरह की कुछ सेल्स पाई है ना, याद आया मैत्री? यस सर। क्या कहते हैं इनको? आइलेट ऑफ
लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। है ना? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में ये सेल्स पाई जाती हैं, इनको बीटा सेल्स कहते हैं। तो बीटा सेल्स जो होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। ये बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये भाई साहब प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन। किससे मिलके बना है? इंसुलिन मिला है, बन के मिलके बना है किससे? प्रोटीन से। तो कुल मिला करके इंसुलिन मिलके बना है किससे? प्रोटीन से। इस प्रोटीन को बनाने वाली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, किसको कहीं पे डिस्कनेक्ट हो बताइएगा? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं, समझिए। तो जब इंसुलिन बनता है तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं। वो कौन कौन सी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है? तो पहले जब इंसुलिन बनता है हमारी बॉडी में, मैं अभी नेचुरल की बात कर रहा हूं, अपन बायोटेक्नोलॉजी का कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल नेचुरल प्रोसेस व्हाटएवर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट? तो हम लोग सिर्फ अभी वो बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर करंटली चल रही है, अपन उसकी बात करें। तो अभी क्या होता है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना? तो ये जो बनता है हमारी बॉडी में वो इंसुलिन नहीं बनता, हमारी बॉडी में क्या बनता है? प्रो इंसुलिन बनता है। क्या बनता है? प्रो इंसुलिन बनता प्रो इंसुलिन है ना? तो प्रो इंसुलिन का क्या मतलब हुआ? डोमिनेंट है सर। हाँ, यस वेरी सर। गुड, ये इनएक्टिव है। तो ये अभी ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। तो प्रो इंसुलिन में 3 चेन होती हैं। एक हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन ए, ठीक है। दूसरे इसमें जुड़ी हुई है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक हो गई ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए, है ना? तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है ए, बी और सी, है ना? तो यहाँ पर ए पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई बी पॉलीपेप्टाइड, ये ब्लू वाली बी। और तीसरी एक और पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है, हम लोग बोलते हैं सी पॉलीपेप्टाइड। तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के क्या हमारा प्रो इंसुलिन बना। अब क्या होता है, ये अभी क्या है? दिस इज प्रो इंसुलिन, है ना? तो ये क्या है? इनएक्टिव इंसुलिन, है ना? अब क्या होता है, इस इंसुलिन की हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो सी चैन है ये निकल जाती है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो सी चैन को ब्रेक करके निकाल दिया जाता है। सर ये सब लिखे हैं? ये बनाना है पूरा जो मैं बता रहा हूँ अभी, पहले समझ लो पहले, ओके है सर। ना? सब बनाना है, ठीक है। ये कहीं पे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन इसको आपको बनाना और आपको एक्सप्लेन करोगे तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब ओके सर। तो ये बी और ए, ये क्या है? दिस इज एक्चुअल में, दिस इज इंसुलिन। ये क्या है? एक्टिव इंसुलिन। और बस यही क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या है हमको पता है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन जाता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। पढ़ाई नहीं की जा रही भाई। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। और इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का। अच्छा, अब एक बात, अगर मुझको इंसुलिन बनानी हो तो मैं कौन कौन सी चैन बनाऊंगा बताओ? ए और बी। ए बी। ऑब्वियसली सी तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं ना। जरूरत है क्या? यस नहीं सर। ना, नहीं बिल्कुल नहीं सर, है, नहीं सर। क्योंकि सी तो यूजलेस है ना? मुझे प्रो इंसुलिन थोड़ा बनाना, मुझे तो इंसुलिन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की हेल्प से, अब तुम्हें ये तो पता है कि कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से प्लाज्मिड के अंदर, ई कोलाई के अंदर क्या किया, एक प्लाज्मिड के अंदर ए वाला जीन जोड़ दिया, ए इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला, दूसरे के अंदर बी वाला। ए बी दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग निकाल लेते हैं और उनको क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं सल्फर बॉन्ड से, इंसुलिन बन गया।
इस तरह से हम लोग जो इंसुलिन बनाते हैं उस इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन के। क्लियर है यस सर। ना? ये हम लोग करते हैं। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, तो हमें क्या करना है, देखो इस तरह से हमने क्या करना है, मैं साइड में एक और डायग्राम बना देता हूँ। तो अब हम लोग ये बात समझ चुके हैं, याद है ना पूरी कहानी जो मैं समझा चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमारे पास दो बैक्टीरिया, यस सर। किसी को कहीं पे डाउट हो पूछ लीजिएगा, डोंट हेजिटेट, लेकिन गलती नहीं करना है। तो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से दो प्लाज्मिड पकड़ लिए। एक प्लाज्मिड अपने इस वाले बैक्टीरिया के अंदर है और एक प्लाज्मिड इस वाले बैक्टीरिया के अंदर है। और हमने क्या कर रखा है कि हमने इस वाले में एक जीन डाल रखा है प्लाज्मिड में, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, और इस वाले में डाल रखा है जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। तो ये दो बैक्टीरिया हो गए। हम अलग अलग ए चेन और बी चेन मिलाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में किससे जुड़ी होती है, याद है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, याद है बायोमोलिक्यूल में अपन ने पढ़ा यस सर। है ना? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो हमें क्या करना है, ए वाली प्रोटीन निकालना है, ये वाली, और बी वाली प्रोटीन निकालना है। तो ए पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, बी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया, किससे, ए और बी दोनों ऐड कर लिया। और ए और बी जो दो ऐड किया, वो किससे ऐड किया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहते हैं। तो इनकी हेल्प से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, बस बन गया हमारा ह्यूमिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंसुलिन, मतलब ह्यूमिलिन। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करो, है ना, और मैं आपको ये बात की कहानी पूरी लिखवा देता हूँ। इसमें नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी वो अमेरिकन कंपनी थी जिसने पहला ह्यूमिलिन बनाया, बताओ। दे रखा है, एनसीईआरटी में भी है। एली लिली दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो। यस तो सर। इसलिए हाँ, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, ऐसा नहीं है। 70% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी भी आपको ध्यान से ही पढ़नी है। नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पूरी बात को लिखवा दूँ। डन सर। नोट करेंगे। ह्यूमन इंसुलिन, तो पहले इंसुलिन के बारे में लिख लीजिए। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 amino acids. Human insulin is made up of 51 amino acids arranged in two polypeptide chain. Full stop. सर एक बार रिपीट कर देंगे ये वाला पॉइंट। Human insulin is made up of 51 amino acids. Human insulin is made up of 51 amino acids arranged in two polypeptide chain. Full stop. Chain A have 21 amino acids. क्या सर? Chain A have 21 amino acids and chain B have 30 amino acids. Full stop. The insulin is produced in form of prohormone. Insulin is produced in form of prohormone, that is inactive form. Full stop. The prohormone contain an extra chain. The prohormone contain an extra chain called C peptide.
The prohormone contain an extra chain called C-peptide. Full stop. The C-peptide chain is removed. C-peptide chain is removed. C-peptide chain is removed during the conversion of prohormone into mature hormone. Full stop. This process is called maturation. This process is called maturation. Full stop. Next point. Since previously insulin was regularly extracted, since previously insulin was regularly extracted from the pancreas of slaughtered animal, for the treatment of diabetes. Sir, treatment of Diabetes. But this insulin occasionally produces allergy, sensitivity reaction, and side effect. So Allergy, sensitivity, and side effect. अब नीचे हेडिंग डालो, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. एंड के बाद क्या था? क्या? एंड साइड इफेक्ट. अब हेडिंग डालेंगे. हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. Give me one second. मैं देखता हूँ अगर मेरे डायग्राम है तो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ.
इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट। देखो है ना? तो ये वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, इंसुलिन जीन ना सब यूनिट, इंसुलिन जीन बी सब यूनिट, ये ए सब यूनिट हो गया, ये बी सब यूनिट हो गया। हमने तो वही ये प्लाज्मिड ले लिया, ये एक ये प्लाज्मिड हो गया, एक प्लाज्मिड हो गया, इसके अंदर डाला, इसके अंदर डाला, इसके अंदर क्या हुआ, ये ए इंसुलिन, इंसुलिन ए जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, इंसुलिन बी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। ये ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने निकाल लिया, निकालने के बाद दोनों में डाइसल्फाइड ब्रिज बना दिया, है ना, इसको डाइसल्फाइड, ये देखो डाइसल्फाइड ब्रिज बना दिया और एक्टिव इंसुलिन का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला, ये देखो दे रखा है ह्यूमिलिन, इसको बोला, इसी को ह्यूमिलिन एन कहते हैं। तो ऐसे करके हमने बनाया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट Yes. करो। तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नोट करेंगे। यूजिंग स्पेसिफिक, फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिखते हो, फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग स्पेसिफिक टेक्निक, using specific technique, plasmid of, using specific technique, plasmid of E. coli cell, plasmid of E. coli cell is सर removed सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करिए। यूजिंग using specific technique, plasmid of E. coli cell, using specific technique, plasmid of E. coli cell is removed. And isolated. Next one. The isolated plasmid is open with the help of restriction enzyme. Next point. The segment of DNA, the segment of DNA that code for, the segment of DNA that code for human insulin, the segment of DNA that code for human insulin is inserted in open site of plasmid, in open site of plasmid. Next point. After insertion, plasmid is closed. After insertion, plasmid is closed by ligases. Plasmid is closed by ligases. Next point. This recombinant plasmid is again inserted. This recombinant plasmid is again inserted in host cell. Next point. Now the transgenic E. coli, now the transgenic E. coli is capable of, now the transgenic E. coli is capable of synthesizing insulin. Full stop. इसी में लिखेंगे these bacteria are cultivated in bioreactor. These bacteria are cultivated in bioreactor.
सर कैपेबल ऑफ से एक बार फिर से बोल दीजिए। these recombinant, क्या लिखा था, these transgenic bacteria are capable of producing insulin. These bacteria are cultivated. These bacteria are cultivated. These bacteria are cultivated in a bioreactor. Next point. The polypeptide A and B chain. The polypeptide A and B chain are produced separately and they are jointed with disulfide bridge to form active insulin. अब नीचे नोट करके लिखो, नोट अलग से नीट के लिए। The company that developed genetically engineered E. coli that makes human insulin. The company that developed genetically engineered E. coli that developed human insulin was Genentech. तो जिसने ये ट्रांसजेनिक ई कोलाई डेवलप किया इंसुलिन वाला, उसका नाम, उस कंपनी का नाम था जेंटेक। इन 1970 एली लिली बोला था ना, बता रहा हूं ना, इन 1978 मैंने बताया था जिसने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया वो एली लिली थी, ठीक है। तो देखो बैक्टीरिया कोई और बनाता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो लैब होती है वो मेडिसिन थोड़ा ना बनाती है, समझे कि नहीं। देखो रेनबैक्सी क्या है बताओ, दवा की कंपनी है, दवाई बनाती है ना, मेडिसिन कंपनी है। लेकिन रेनबैक्सी क्या बायोटेक की कंपनी है क्या? नो सर। तो लैब क्या करती हैं, जो लैब्स होती हैं, जैसे कोविड वाली वैक्सीन बनी, तो जिसकी वैक्सीन आ रही है वो तो ना कंपनी है। कोविड शील्ड जो बना रही है भारत सरकार की, वो अलग कंपनी है। तो क्या हुआ, जो इसका वैक्सीन जिसने बनाई वो होती बायोटेक लैब, वो क्या करती है, इसको रिसर्च करती है, पेटेंट कराती है। पेटेंट कराने के बाद ये कहती है कि भाई साहब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से इसकी दवा बनेगी और बहुत इफेक्टिव, अब ट्राई और टेस्ट करो, लेकिन इसका पेटेंट हमारे पास, हमें बनाने में $5 मिलियन लगे और हम इसको $50 मिलियन में बेचेंगे, चाहिए तो बताओ। पूरे वर्ल्ड की जितनी मेडिसिन कंपनी है वो सब अपना एस्टिमेट लगाएंगे कि अपन कितनी पॉपुलेशन में कितनी डिजीज है, कितने लोग हैं, कितने कंट्री में बेचेंगे, कितने का प्रोडक्शन होगा, और उनमें से कोई कंपनी कहेगी कि चलो ठीक है हम ये पेटेंट आपका खरीदते हैं, आप हमको पेटेंट बेच दो। वो फॉर्मूला लेके आएगी और अपना दवा बनाना शुरू करेगी। तो रेनबैक्सी वगैरह खुद में इनकी खुद की लैब्स हैं हालांकि, लेकिन ये पूरी की पूरी रिसर्च इनकी क्या नहीं होती है, ये रिसर्चेस खरीदती भी। समझ आया, समझे कि नहीं? यस सर। तो इसमें भी ये भी जो बायोटेक्नोलॉजी और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें भी बहुत चोरी वाला काम होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट फंड करती है, तो गवर्नमेंट फंड करती है $500 का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का गवर्नमेंट ने फंड किया,
1000 करोड़ की फंडिंग की गवर्नमेंट रिसर्च, 4 साल 5 साल रिसर्च। साइंटिस्टों ने या किसी ने अगर करप्शन किया तो उसने लिख दिया कि रिसर्च फेल हो गई। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता है, अफ्रीका वगैरह में भी ऐसा होता है। रिसर्च फेल हो गई, गवर्नमेंट की निगाहों में रिसर्च फेल हो गई, किसी ऊपर के आदमी ने या ब्यूरोक्रेट्स ने या जितने सारे लोग, साइंटिस्ट नहीं, किसी ने रिसर्च सक्सेसफुल थी, उसने वो रिसर्च का फॉर्मूला किसी दूसरे कंट्री को बेच दिया। रिसर्च बेचने में उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का था, कमा किसी और ने ली। ठीक है, ऐसा भी होता है, इट हैपेंस। और इनकी चोरी भी हो जाती है। चाइनीज लोग बहुत फेमस है इसकी चोरी करने में, जो रिसर्चेज होती हैं वो चोरी कर लेते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी का ये फॉर्मूला था इंसुलिन का, किसी ने क्या किया, चोरी कर लिया, चोरी करके कहीं और बना, उसको बायोपायरेसी कहते हैं। लीगल है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बायोटेक में भी ऐसा होता है। बायोपायरेसी भी आजकल बहुत मतलब अ, जोरों पे है, और बहुत सारे कंट्रीज को स्कैन करते रहते, थोड़ा मुश्किल होता है स्कैन करना। तो जिसने बनाया उसका नाम था एली लिली, है ना। तो जेंटेक से जिसने फॉर्मूला खरीदा कंपनी ने, उसका नाम था एली लिली। एली लिली मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी जेंटेक लैब। नोट करो नेक्स्ट पॉइंट। तो 1978 में जेंटेक ने ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया, इंसुलिन वाला। नोट करेंगे, दिस टेक्निक वाज परचेज्ड बाय another American company, Eli Lilly. This technique was purchased by another American company, Eli Lilly, in 1982. Full stop. In July 1983, the first genetically engineered in July 1983, the first genetically engineered human insulin was launched with the name of Humulin. Name of Humulin. तो ह्यूमिलिन क्या था? फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था। ठीक है, तो अगर आपसे ह्यूमिलिन पूछा जाए व्हाट इज ह्यूमिलिन, तो आप पूरी कहानी बताएंगे। राइट, क्लियर है भाई सबको? सर एक बार लास्ट टाइम को रिपीट कर दीजिए। इन जुलाई 1983 on July 1983, Eli Lilly launched first genetically engineered human insulin by the name of Humulin. क्लियर है भाई सबको? क्लियर? यस सर, यस। चलो बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। अब भाई साहब एक और कहानी पे आते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एडीए डेफिशिएंसी। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में आ जाते हैं भाई लोगों। चलो, जीन थेरेपी क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी भी, इंसुलिन के बराबर है। तो बता सकता है क्या क्या चीज है जीन थेरेपी? तो एक मिनट रुकना जरा, देखते हैं अगर कुछ मेरे पास कुछ फ्लो डायग्राम होगा तो मैं आपको दिखा दूँ। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना भी इंसुलिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
सही। एक एग्जांपल है एडीए डेफिशिएंसी का, मैं देखता हूँ। चलो थोड़ा बड़ा मिल जाएगा आपको काम में। राइट। देखो समझो जीन थेरेपी प्रोसेस क्या होती है। देखो चलो ये एक वेब डायग्राम है, आप देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको भी दिखाई दे जाएगा। तो डायग्राम से अवेलेबल कम है। देखो ये क्या है कि जीन थेरेपी प्रोसेस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, है ना? ऐसे जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना। तो देखो एक एक डिसऑर्डर होता है जो कि मेनली बच्चों में होता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, है ना? अ, ब उस ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया एक 5 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया, है ना? एक 5 साल की बच्ची। तो ये 5 साल की एक बच्ची थी, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जीन थेरेपी होती क्या है? 2 चीज़ होती है। ये डायग्राम जो है क्लंग कमिंग्स का है। लाइक दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मार्वेलस बुक आई हैव स्टडीड इन माय लाइफ। मतलब इतनी शानदार ये बुक लिखी गई है कि आप लिखने वाले के हाथ चूम सकते हैं, इतनी शानदार लिखी है। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक एवर आई हैव गॉन थ्रू इन माय लाइफ। हालाँकि जीन 6, जीन 5, जीन 8 भी मैंने पढ़ी है, जीन 10 तक मैंने पढ़ा है। लेकिन लेविन बेंजामिन इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं जेनेटिक्स में उससे अच्छी कोई बुक नहीं होती, लेविन बेंजामिन। बट ये द वे इट हैज़ बीन रिटन, क्लंग कमिंग्स 2 लोग हैं अलग-अलग, 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। मोस्ट ब्यूटीफुल बुक। आप जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वैसे पढ़ सकते हैं जिससे मतलब इतना ब्यूटीफुल वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता। इतना इतना अच्छा लिखा हुआ है। तो ये उन्हीं का उसी बुक का ही डायग्राम है। तो देखो क्या है कि एक 5 साल की छोटी बच्ची है, अ, उसमें इसको किया गया। तो अब होता क्या है कि एक हार्मोन होता है, एक डिसऑर्डर होता है, तो उस डिसऑर्डर का नाम क्या है?
जो डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी। अब एडीए डेफिशिएंसी क्या होता है? इसका एडीए का फुल फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ। एडीए क्या है पहले आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज एडीए। देखो एडीए में क्या होता है कि एडीए एक हार्मोन है और इस हार्मोन को बोलते हैं एडेनोसिन डाइएमाइन एडेनोसिन डाइएमाइन, है ना। तो एडेनोसिन डाइएमाइन की डेफिशिएंसी होता है। एडेनोसिन डाइएमाइन दिस इज मस्ट फॉर डिफेंस और वी कैन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, है ना। तो ये एक तरह की इम्यून डिजीज है। अगर किसी बंदे के अंदर एडीए नहीं बनना तो एडीए ना बनने की वजह से उसका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो स्विच ऑफ होता है और डिफेंस सिस्टम स्विच ऑफ होने की वजह से वो डिजीज से फाइट नहीं करता और वो बच्चा या उस शख्स की डेथ ऑलमोस्ट तय है ना कि पक्का हो। अब देखो इसका इलाज क्या है, बहुत ध्यान समझना। तो एडीए क्या है? एडीए एक हार्मोन है ना। एडीए एक तरह का हार्मोन है और ये क्या काम करता है? तो एडीए जो होता है इसका काम होता है कि डिफेंस सिस्टम को हमारे मजबूत बनाते हैं, है ना। अब इसमें एक ही तरीका है। अच्छा ये बनता कहाँ पे? लिम्फोसाइट पे बनता है। हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये टी सेल जो होती है, बी सेल टी सेल हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं, टी सेल में बनता है। अब क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी कई सारे लोगों में जेनेटिकली होती है, तो एक तरह से जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब इसका तरीका क्या है? पहला इसकी जो रेमेडी है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि एक रेमेडी तो है लेकिन ऑलमोस्ट इसके सक्सेस के चांस 1%। वो 1% क्यों है? पहली बात कि आपको ऐसे आदमी का बोन मैरो लेना है जिसका बोन मैरो आपके बोन से मैरो से मैच करे। तो जिस बंदे को बीमारी है उस बंदे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, लेकिन बोन मैरो डोनर वो होगा जिसका बोन मैरो उससे मैच करता है। चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स या कजिन से या आपके जो सिस्टर और ब्रदर होते हैं उनसे मैच कर जाए, लेकिन इसकी कोई इंश्योरिटी 1 लाख में 2 लोगों का बोन मैरो मैच करेगा, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो बोन मैरो डोनर मिलना बहुत मुश्किल काम है और डोनर मिल जाए और वो डोनेट कर दे ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिस इज अ प्रोसेस बट इट इज नॉट अ फ्रीक्वेंटली और वाइडली यूज्ड प्रोसेस एंड दिस इज नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसेस। पहली बात बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये उतना सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इस बंदे के अंदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है कि आदमी को बार बार एंजाइम दिया गया। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन थोड़े ना है कि बार बार जैसे इंसुलिन दिया जा रहा है वैसे बार बार एंजाइम दिया जा रहा है। ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं। एंजाइम की एक सेल्फ लाइफ होती है, पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर इंजेक्शन लगाओ। तो बार बार उसके अंदर इस एंजाइम को रिप्लेस किया जाए, ये भी है। तीसरी जो प्रोसेस आती है वो है जैसे इंसुलिन में होता है डायबिटीज, इंसुलिन डालना पड़ता है। हाँ वही इंसुलिन डालना पड़ता है ना। तीसरी आ गई जीन थेरेपी। ये थोड़ा सा ये एक स्टेबल प्रोसेस है, लेकिन जीन थेरेपी तभी की जा सकती है, ये कैसे की जा सकती है? ये भी एक परमानेंट जुगाड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। परमानेंट जो प्रोसेस होगी वो परमानेंट प्रोसेस, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। तो जीन थेरेपी में हम लोग करते क्या है? अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जो आपको डायग्राम दिया गया जीन थेरेपी का, फिर मैं इसके आगे आपको परमानेंट इंतजाम बताता हूँ जो आपके सिलेबस से बाहर है, वो आपके सिलेबस में है। तो जीन थेरेपी तक आपके सिलेबस में दे रखा है। ये तीसरा स्टेप है जहां तक हम पहुंच चुके हैं, साइंस जहां तक पहुंच चुकी है। तो हमने क्या किया? अ बैक्टीरिया प्लाज्मिड विच कंटेनिंग क्लोन नॉर्मल एडीए जीन। तो हमने प्लाज्मिड के अंदर एडीए जीन डाला। फिर हमने क्या किया? और या दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है? हम वेक्टर हमारा प्लाज्मिड हो सकता है, रेट्रोवायरस हो सकता है, जेनेटिकली डिसेबल्ड, है ना। तो हमने कहा रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में हमने क्या किया कि ये एक इसका जो वायरल जो पैथोजेनिक जीन है उसको निकाल दिया, उसकी जगह हमने क्या डाल दिया? एडीए जीन डाल दिया। क्लोन एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरस। तो हमने क्या किया कि जो क्लोन एडीए जीन है उसको हमने वायरस में डाल दिया। वायरस की हेल्प से हमने क्या किया? इस बच्चे की कुछ क्या निकाल रखी है?
हमने इसकी कुछ टी सेल्स निकाल रहे हैं। अब टी सेल मतलब ये जो पेशेंट है ना, तो जेनेटिक तो हमने क्या किया, इस पेशेंट से ये टी सेल्स निकाल ली। उन टी सेल्स के अंदर हमने क्या किया कि उस टी सेल्स को इन्फेक्ट करा दिया, रेट्रोवायरस इन्फेक्ट द टी सेल्स, है ना, ट्रांसफर्ड एडीए जीन टू सेल। अब ये जो वेक्टर था इसने एडीए जीन इन टी सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब हमने क्या किया, तो हमारी क्या आ गई, दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड और वी कैन से दे आर लाइक फॉरेन जीन कंटेनिंग टी सेल्स, है ना। तो ये हमारे पास टी सेल्स आ गई। तो ट्रांसजेनिक टी सेल्स हमारी ये कैसी है, ट्रांसजेनिक टी सेल्स, तो मैंने जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल। अब हमने कहा इन सेल्स को क्या कर लिया, कल्चर टू इंश्योर द एडीए जीन एक्टिव। हमने इन जीन्स को कल्चर कर दिया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अल्टर्ड सेल्स रिप्लांटेड टू प्रोड्यूस ईडीए। हमने इस बच्चे के अंदर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स डाल दिया। लेकिन लिम्फोसाइट सेल्स मतलब टी सेल्स, दे आर नॉट इमॉर्टल, है कि नहीं, लाइफ टाइम थोड़ा रहेंगी, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी रह सकती हैं, 10 साल तक भी रह सकती हैं, लेकिन टी सेल्स का लाइफ स्पान अनलिमिटेड नहीं, दे आर नॉट इमॉर्टल। तो ये भी हमें रिप्लेस करना है। फिर कोई बता सकता है इसके आगे चौथा क्या रेमेडी हो? बोलो भाई साहब, कोई और तरीका हो सकता है क्या? मैत्री, कोई और तरीका? सर इसके अलावा आपने क्या बोला? मैंने कहा जीन थेरेपी के अलावा कोई और चीज, वो मैं पूछ रहा हूँ, बोला नहीं, पूछ रहा हूँ। बताओ देव्यांशी, देव्यम, अनुष्का, तीशा, बताओ भाई, कुछ और तरीका हो सकता है? ये चौथा लिखना नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन चौथा तरीका एनिमल से एडीए का एंजाइम निकलवाए, जैसे हमने इंसुलिन के साथ करा था कि पैंक्रियास ले लिया। आप सोचो, ये अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है और इंडियन बुक्स में नहीं है। क्लंग कमिंग्स में, मेरे पास क्लंग कमिंग्स से सन 2000 मैंने अपने एमएससी के टाइम पे खरीदी थी। 2003 का इसका मेरे पास वर्जन, ये तो 1997 का वर्जन है जिसका ये डायग्राम है। और आप सोचो कि 2000 के वर्जन में उसमें दे रखा है कि इसका प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग, ओह यस सर, है ना, क्रिस्पर। जीन एडिटिंग। लेकिन ये कब होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, याद है ना। यस सर, वो जीन उसके बाद एडिटिंग पता सिर्फ होना एम्ब्रियोनिक चाहिए। स्टेज में, जब ये पता चल जाए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है कि उसको बोलते हैं ये जीन को स्टडी करना, जेनेटिक प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग। तो पहले क्या होता है, पेरेंट्स की जेनेटिक प्रोफाइल बनेगी। तो पेरेंट्स की जब जेनेटिक प्रोफाइल बनेगी तो उससे पता लग जाएगा कि पेरेंट्स के अंदर एडीए डेफिशिएंसी वाला जीन मौजूद। फिर क्या किया जाएगा, या तो एम्ब्रियो के स्टेज में या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते समय, उस समय इस जीन को कट करके अच्छा वाला जीन ऐड कर दिया जाएगा। और जीन एडिटिंग से हम इसका परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे पैदा हो जिनके अंदर इस तरह की डेफिशिएंसी ना हो, एंड दिस इज लीगल एंड दिस इज परमिसिबल। इस लेवल पे जीन एडिटिंग जो है वो प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। Excuse me, वो sir. allow- हाँ बोलिए। तो मतलब जिसको भी ये डिजीज होती है, डिफिशियंसी होती है एडीए की, तो मतलब वो ट्रीट हो सकती है, बट बहुत मुश्किल है उसका आगे बार बार सर्वाइव करना या बहुत आगे। मुश्किल है बेटा। आप देव्यम देखो कि आप खुद ही बताओ कि कितने लोग इंडिया में ऐसा इस इकोनॉमिक स्टेटस में होंगे कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा पाए। सर बहुत कम। नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट छोड़ो यार। आप जनरली देखते हो कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कई सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि एक लड़का नीट की तैयारी करता था। डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप इसका लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। अब लिवर ट्रांसप्लांट आप समझते हो ना, 45 लाख 50 लाख की चीज है। वो बेचारा सब कुछ बेच देता उसका फादर, तो भी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। तो ये इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं कि कॉमन मैन के अप्रोच से बिल्कुल एक्सेस से बिल्कुल बाहर है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन सिर्फ जीन एडिटिंग ही हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी सस्ता होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। मेडिकल साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हो पाई कि टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर उतर कर आ पाए और वैक्सीनेशन की तरह इनको भी ड्राइव में चलाया जा सके। बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सर जो स्पेसिफिक लेट्स से 2% लोग जो ये करवा पा रहे हैं, उनमें भी जो बच्चे सर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी रहती है और फिर कम हो जाती है, क्योंकि ये तो रेगुलर प्रोसेस है ना कि आपको बार बार रेगुलर प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस है। और ये इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती ऐसे लोग।
ऐसे बच्चों की ऐसे ये वैसे ही मान लो कि एड्स का जो मरीज होता है ना, उसको जितने दिन जिंदा रख सकते हैं इसको भी उतने दिन जिंदा रख सकते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूँ। HIV के पेशेंट को जितने दिन तक जिंदा रखा जा सकता उतने दिन तक किसी को इसको भी जिंदा रखा जा सकता है, बस यही प्रोसेस है। ठीक है, तो अब नोट कर लिया जाए। सर सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी तो जो है जीन थेरेपी के थ्रू करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी यही करते हैं, जीन थेरेपी के थ्रू उसका। लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाला प्रोसेस है ना कि अगर आदमी अपने आप को बचा के रखे, सिकल सेल एनीमिया आपको पता है कि जब तक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगी तब तक वो नहीं मरेगा, है ना। अगर वो नॉर्मल लाइफ और प्रिकॉशन के साथ में जिए तो सिकल सेल वाला अगर प्लेन्स में प्रिकॉशन में रहता रहे अच्छी जगह पे हेल्दी वे में, तो वो जिंदा रह जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। उसकी सेल्स का शेप तब तक नहीं चेंज होगा जब तक उस आदमी को क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हाई ऑल्टीट्यूड पे ना हाई जाए, एल्टीट्यूड पे जाना अवॉइड कर दे, सफोकेटिंग प्लेसेस पे जाना अवॉइड कर दे, तो वो बंदा बच जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी, है ना। नोट कर लो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी सर तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स वो भी नहीं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। मतलब हाँ मतलब वो ये काम नहीं कि मतलब जैसे बहुत दौड़ना, एथलीट नहीं बन सकते, वो एथलेटिक्स का काम नहीं कर ओके सकते, सर, डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की। ओके तो वो योगा तो कर ओके सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइट, लेकिन ये सब काम नहीं कर सकते जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ ठीक है, नोट करेंगे। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन, the first clinical gene therapy was given in 1990. In 1990, Sir, the first. gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl, to a 4-year-old girl for 4-year-old girl for ADA deficiency, for ADA deficiency. Full stop. Gene therapy, next point है, gene therapy is the process to replace defective gene, is the process to replace defective gene responsible for hereditary disease, responsible for hereditary disease, like सर रिप्लेस to replace defective gene, replace defective gene responsible for hereditary process, responsible for hereditary disease, responsible for hereditary disease like ADA, like ADA, comma ADA deficiency, comma हीमोफीलिया, अंडरलाइन कर लो, ये नीट का है, हीमोफीलिया एंड PKU, है ना, फेनिलकेटोनुरिया, याद है ना, हीमोफीलिया एंड यस सर, PKU। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहां कहां यूज कर सकते हो, डिजीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया एंड PKU, ठीक है, नोट करेंगे। Sir, and PKU, फेनिलक्यूटिनेरिया, PKU पढ़ा था ना। ठीक, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, treatment of genetic disorder by manipulating gene, treatment of genetic disorder by manipulating, treatment of genetic disorder by manipulating gene is called gene therapy.
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एडीए एग्जांपल, एडीए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू, अबे ये कौन सा डिसऑर्डर है, डिलीशन की वजह से होता है, जीन डिलीशन की वजह से। एडीए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन, deletion of gene which caused which produces deletion of gene which produces ADA. Next point, ADA can be cured by bone marrow transplant. ADA can be cured by bone marrow transplant or enzyme replacement therapy. Enzyme replacement therapy, which is not a permanent solution. Which is not a permanent solution. Full stop. Gene therapy is a more stable and prolonged solution. Full stop. Prolonged solution. Full stop. In this process, we incorporate ADA gene. In this process, we incorporate ADA gene in T cells of patient. Full stop. These cells are injected in patient. These cells are injected in patient. These cells are injected in patient. Full stop. एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, as the T cells are not immortal, as the T cells are not immortal, hence it is also not a permanent solution. ठीक भाई? Yes. sir. तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ है ना, इसमें कुछ खास बचा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोटेक खत्म करके फिर देखते हैं क्या कुछ आगे करेंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर? Yes, sir. Yes. ये डायग्राम जरूर बना लेना फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब इनफाइनाइट बनाने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो Yes, sir. Yes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you. पढ़ना और कोई Thank you, sir.